तो आरक्षण की ये जरूरत क्यों पड़ी? आरक्षण का दूरगामी असर क्या होगा? सरकार के आगे चुनौती क्या क्या है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे ये जान लेती हूं, देर आए दुरुस्त आए? हाँ, निश्चित तौर पर दुरुस्त तो आए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 70 वर्षों से जो मांग थी उस मांग को पूरा करने के क्रांतिकारी कदम उठाया है। आपको तो ध्यान होगा यूपीए के जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये था और बार कांग्रेस जो है ये अपने घोषणा पत्र में डालकर भी ये आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कैटेगरी के लोगों को आरक्षण देने का लाभ जो है वो हर घोषणा पत्र में होता था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में होता था, लेकिन वो पूरा नहीं किया जाता तो उसमें कोई पहल नहीं होती थी। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक जबरदस्त पहल करके क्रांतिकारी फैसला करके सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी सबको न्याय देना सुनिश्चित किया है। प्रेम शुक्ला जी, दो शब्द मैंने बोले, उसमें से आपने अपने पसंद का शब्द उठाया और उस पर आपने पूरा अपना बयान दे दिया। अकुश श्रीवास्तव जी, अब मैं आपसे पूछती हूँ, देर आए लेकिन दुरुस्त आए? नहीं, बिल्कुल ठीक है, देर आए और आखिरी वक्त पे आए, दुरुस्त भी आए। दुरुस्त तब होगा जब बाकी सभी संगी साथी और विपक्ष के साथी में उनके साथ हों, और विपक्ष के साथ में दिक्कत ये है ना लीला जाता है ना उगला जाता है, तो वो उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो लेकिन मुझे ये लगता है इस पूरे प्रोसेस में सब लोग जानते हैं, कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता, ये राजनीतिक फैसला है, लेकिन इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे और ये फैसला इतना आसान भी नहीं है। हम चुनौतियों पर बात करेंगे, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। हम चुनौतियों पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सुरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है इस मुद्दे पर या नहीं? निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आर्थिक रूप से गरीबों के लिए इस बिल का पूरी तरीके से बगैर किसी ना नुकर के समर्थन करती है। स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि ये बिल जितनी जल्दी पास हो उतना अच्छा है। अगर 24 लाख नौकरियां जो पिछले 4.5 साल से केंद्र सरकार के खाते में पड़ी हैं और खाली पड़ी हैं, अगर कल इस बिल को पास होकर के वो नौकरियों में इस बिल का आरक्षण का लाभ हो जाए तो हम उसके भी साथ देंगे। रही बात टाइमिंग की, तो मोदी जी की जुमलेबाजी सब लोग जानते हैं, सारी चीजें जानते हैं। 70 साल 75 साल 7 साल ये सब बातें जो करने की नहीं है। आज की डेट में सरकार को चाहिए कि सवर्णों की पूरी तरीके से वो करे और गरीब लोगों के लिए, क्योंकि 8 लाख से कम का आप टैग लगा रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से सहमत हैं इस बात से। और एक साथ में सरकार से निवेदन और भी करते हैं कि सरकार 8 लाख के नीचे के लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से गरीब मान रही है और हम सहमत हैं इस बात से। तो उन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स की भी छूट हो जाए तो और अच्छा है। यानी अगर मैं ये कहूं कि आज जब सदन पटल पर इस बिल पर चर्चा होगी तो सरकार का साथ देगी, वोट हां में जाएगा कांग्रेस का? बिल्कुल पूरी तरीके से वोट हाँ में जाएगा। और सरकार की मंशा पर तो देखिए जनता प्रश्न उठाएगी। हम अब किसी मंशा पर प्रश्न नहीं उठाते। हम चाहते हैं कि 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को मिले, क्योंकि इसमें कोई इब्बट हम नहीं करना चाहते। प्रेम शुक्ला जी जितना भी इब्बट करें, प्रेम शुक्ला जी जितनी भी बातें कहें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि गरीबों को आरक्षण मिले और कल से आरक्षण मिलना शुरू हो जाए तो हम और खुश हो जाएंगे। नावेद सिद्दीकी जी, क्या समाजवादी पार्टी की भी यही राय है? काम, लेकिन जनता का फायदा होता है तो हम साथ में। ठीक है, नावेद सिद्दीकी जी, क्या समाजवादी पार्टी की भी यही राय है? वोट हाँ में जाएगा? मीनाक्षी जी, हमारी तो यही राय शुरू से रही है कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, काश सरकार से कोई ऐसा कामकाज भी हो। तो इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। और जहां तक अभी नौकरियों की बात थी कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी अभी कितनी खाली पड़ी हुई हैं देश में, हालात बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोगों की फिक्र ये 4.25 साल के बाद जब होती है तो बड़ा दिक्कत होती है। अगर इंसान जिस वक्त हुकूमत में आता है और वादे करके आता है और उसके पास कुर्सी होती है, आवाम उसको कुर्सी देती है, सौंपती है, तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि हम सारी चीजें कर दें और एक देश को खुशहाल देश बनाएं। लेकिन उस वक्त ऐसा वो नहीं सोचता। लेकिन आज
गौर तलब बात है। देखिए, आरक्षण तो बात हो रही है और अच्छी बात है, लेकिन आज इनसे जितने संत समाज हैं वो नाराज हैं, आज इनसे साधु संत नाराज हैं, आज मोहन भागवत जी भी बयान दे देते हैं, इनके लोग भी, कई जो इनके सहयोगी थे वो इनको छोड़ के जा रहे हैं। गडकरी साहब भी अब कांग्रेस के कुछ लोगों की तारीफ करना शुरू कर दिया उन्होंने, कुछ प्रधानमंत्रियों की। तो अब इनके लोग जो हैं, जब इनको छोड़ छोड़ जाने लगे और संत समाज इतना नाराज हो गया कि इन्होंने कुछ वादे किए और पूरे नहीं किए, सरकार एकदम बेकार है। तो उसके बाद अब कुछ तो देना था बच्चों को जिस तरह यानी नावेद जी, आप ये कह रहे हैं रोक साबित हुआ है क्योंकि कांग्रेस चिर प्रतिद्वंदी समर्थन कर रही है, समाजवादी पार्टी प्रतिद्वंदी इसका स्वागत कर रही है, तो सरकार का तो ये मास्टर स्ट्रोक आप खुद कह रहे हैं। यानी नहीं, देखिए, हमने मास्टर स्ट्रोक की बात नहीं है, टाइमिंग देखिए, जनता सब समझ रही है। सुरभि जी माफ कीजिएगा, ये देखिए जनता जो है आज सब समझ रही है, तो हमें और आपको तो आप भी जानती हैं। अब ये बिल लेकर के आएंगे, बिल टेबल करेंगे, तो बताइए कैसे, ये किस तरह से इसको पास करेंगे। कोशिश है पास हो, कोशिश है नौकरी लोगों को मिले। देखिए, हम ये नहीं चाहते कि किसी को नौकरी ना मिले, लेकिन हम लोग तो शुरू से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही बात कहते हैं, जनाब अखिलेश यादव साहब का एक कहना है कि जिसकी जितनी आबादी है आप उसको उतनी हिस्सेदारी उसकी दे दीजिए। जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। अफसोस की बात है ऐसा ये नहीं कर रहे हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, जो 50% की कैटेगरी थी, अब आप उसको 10% और इंक्रीज कर रहे हैं, यानी पीछे बचते हैं 40%। अब प्रतिभा के आधार पर 40% है, आपने मार्जिनलाइज कर दिया है। बिल्कुल, और यही एक बात है। देखिए, अभी तक, कल तक तो ये था कि शायद राज्यसभा में इसका विरोध होगा, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अब जो हालात बन रही है, जो मैंने अभी पहले भी सेंटेंस में कहा कि विपक्ष के सामने बहुत बड़ा संकट है कि क्या करे, और अब वो समर्थन होने की स्थिति में लगभग आ रहे हैं। और हम ब्रेकिंग भी यही चला रहे हैं, कांग्रेस बिल्कुल सही कह रही है, आरक्षण विधेयक पर समर्थन करेगी, और यही बात सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं, यानी लोकसभा में कोई चुनौती नजर नहीं आने वाली। लोकसभा में तो है ही नहीं चुनौती, राज्यसभा में भी अब चुनौती नहीं है, तो इसका मतलब विधेयक बनना तय हो गया। लेकिन अब इसके बाद जब ये बात होगी और फिर संविधान संशोधन होने की प्रक्रिया में चीजें आएंगी, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी चीजें, फिर वहां ये सवाल और बीच में भी सवाल उठेंगे कि मेरिटेरियन बनाम कंपनसेटरी कब तक होगा। क्या देश में प्रतिभा का कोई योगदान नहीं माना जाएगा? अब जैसे जो बात सुरेंद्र जी कह रहे हैं, या हमारे वो समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि प्रतिभा के अलावा आप जो जातीय आधार है या जो जिसकी आबादी है, वो आबादी के आधार पर आप कर दीजिए। अकुश श्रीवास्तव जी, आरजेडी की ओर से एक प्रतिक्रिया हम जो बाइट में सुन रहे थे, वो तो 85% वाली बात कहने लगे। हाँ बिल्कुल, अब अगर अब 85% आरक्षण हो जाएगा तो 15% पे कंपनसेट, मतलब सिर्फ प्रतिभा के लोग होंगे, तो क्या प्रतिभा का बिल्कुल योगदान नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो कैप लगाया था वो उसी आधार पर लगाया था कि मेरिटेरियस लोगों के लिए 50% तक रखिए, बाकी आप अपना बांट दीजिए। लेकिन अब क्योंकि राजनीति इसमें करनी है, मंडल 2 का हिसाब किताब देखना है कि आपकी अगर पिछले वर्ग को, क्योंकि पिछली बार सबसे बड़ा फायदा पिछड़े वर्ग को मिला था, इस बार थोड़ा गरीब को मिलने की बात आ रही है, तो अब, लेकिन अब ये भी सवाल है SC ST वाले जो हैं उनको कितना फायदा मिल पाएगा। असलियत तो ये है कि उनको इतना पुराना आरक्षण होने के बाद भी अभी तक उतनी उनकी हिस्सेदारी जितनी उनका होना चाहिए वो नहीं है। तो कानून में बहुत सारे लैप्सेस हैं, वहां पे भी ठीक किया जाना चाहिए और गरीबों को जो मिल रहा है वो मिले। लेकिन वो एक सवाल बड़ा उठता रहेगा कि मेरिटोरियस लोग कैसे होंगे, कैसे उनको क्या योगदान उनका माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो बहुत बड़े लटके झटके अभी पड़ेंगे, ये आसान नहीं होने जा रहा है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, सबसे अच्छी बात तो इस डिबेट की शुरुआत में जो साफ हो गया, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आज सदन में भी क्या होने वाला है। उम्मीद आपकी बढ़ रही है कि लोकसभा में आपको साथ मिलेगा, और लोकसभा में तो आप बहुमत में हैं, राज्यसभा में भी आपकी कठिनाई दूर हो जाएगी अगर कांग्रेस आपका साथ देगी। निश्चित तौर पर अच्छा स्वागत योग्य कदम और सकारात्मक विपक्ष भूमिका निभाए, ये तो लोकतंत्र में अपेक्षित ही है कि जिन मुद्दों पर विपक्ष की राय और सत्ता पक्ष की राय एक हो, उसमें नकारात्मकता करके अनावश्यक विरोध के लिए विरोध करने की बजाय सकारात्मक सहयोग करे, ये तो लोकतंत्र में अपेक्षित है। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे थे। दो बातें मैं कहना चाह रहा था। अंकुश श्रीवास्तव जी से असहमत हूं
आप ये क्यों मानते हैं कि अगर क्या नाम प्रतिभाएं SC ST में नहीं आती हैं, पिछड़ों से नहीं आती हैं, या आप 10% गरीबों को आरक्षण मिलेगा तो उसमें से प्रतिभाएं नहीं आती हैं? क्या KR नारायणन साहब को आप प्रतिभावान नहीं कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बने थे उनको आप प्रतिभावान नहीं कहेंगे? देखिए, सच्चाई यह है कि इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। आरक्षित वर्ग से भी जो लोग आ रहे हैं उनमें भी प्रतिभाएं आ रही हैं, लेकिन आप उनकी प्रतिभाओं को इस तरीके से नकारिए मत। आज की डेट में समाज में आप बोल करने की बात ही नहीं हो रहा है। अकुल श्रीवास्तव उसे नकार नहीं रहे थे, उन्होंने और इसे डिफाइन किया कि जो नहीं, आपने प्रतिभाओं की बात कही थी। मैं फिर से कह रहा हूं कि जनरल कैटेगरी में भी आरक्षित वर्ग के लोग आते हैं और आरक्षित वर्ग से भी प्रतिभावान लोग आते हैं। नहीं, ये तो कोई बात मना ही नहीं कर रहा है। प्रतिभा जाति के आधार पर तो नहीं होती है ना, वो आर्थिक आधार पर होती है। अगर नहीं, जाति के आधार पर नहीं होती, लेकिन जाति के आधार पर उसको प्रतिभा से वंचित भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपकी गलत उसमें चली गई। इस वक्त की बड़ी खबर, आरक्षण पर संविधान संशोधन विधेयक आज लोकसभा में 2 बजे पेश होगा। उम्मीद हम ये कर रहे थे कि 12:30 से 1 बजे के बीच में ये बिल पेश होगा, लेकिन आज क्योंकि आखिरी दिन है और कई सारे बिल हैं जो पेंडिंग हैं और एक एक करके वो तमाम बिल सदन पटल पर रखे जा रहे हैं, इसलिए अब खबर ये आ रही है कि लोकसभा में 2 बजे पेश होगा सवर्ण आरक्षण बिल। संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी सदन से? देखिए, बिल के सर्कुलेशन को लेकर क्योंकि उसमें थोड़ा विलंब हो रहा था, तो इसलिए अब सारे सदस्यों को बिल दे दिया गया है, और जो पहले तय किया गया था कि 0 आवर के दरमियान इस बिल को पेश किया जाए, अब उस समय ना करके दोपहर 2 बजे इस बिल को रखा जाएगा। और उससे पहले सारे सांसदों को ये बिल सर्कुलेट किया जा रहा है, क्योंकि नियम के लिए जरूरी है कि एक बार बिल जब सदन में पेश किया जाए तो उस बिल की कॉपी पहले से सांसदों के पास मौजूद रहे, ताकि वो उस बिल को पढ़ सकें और उसके लिहाज से पेश करने को लेकर अपनी राय दे सकें। इसलिए अब ये 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया है लोकसभा में बिल रखने के लिए। जी, इस वक्त की बड़ी खबर, CBI पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया आ रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि CBC की सिफारिश पर सरकार का फैसला था। The Supreme Court has today pronounced a detailed judgment on a petition filed by the CBI director. The copy of the judgment is still to be loaded, and therefore we've not had an opportunity to read the judgment in detail. Once the judgment is fully available, the government will read it in detail, and if there is necessary at that stage, offer any reaction if necessary. However, from the reports, both from the government councils and the media which are available, the preliminary reaction is that the government had taken this action of sending 2 senior officers of the CBI on leave on the recommendation of the Central Vigilance Commission. This action was taken perfectly bona fide because there were allegations and cross allegations being made by both the officers. And in accordance with the recommendations of the CVC, the government had felt that in the larger interest of fair and impartial investigation and the larger credibility of the CBI as an institution, the 2 officers must recuse themselves, which the CVC had formulated in form of asking them to go on leave. In the act, that is the Delhi Special Police Establishment Act, which deals with the functioning of the CBI, there are 2 separate provisions. One provision, of course, is very clear that matters relating to the appointment, removal or transfer of the CBI director can only be done by a special committee comprising of the Honorable Prime Minister, the Chief Justice of India and the Leader of Opposition. And there is another provision that in cases of corruption,
the power of superintendence over CBI is to be exercised by the CVC. The CVC had exercised its power in making that recommendation under that power of superintendence. We have not read the judgment of the Supreme Court, but presumably it could have been a possible view which the court has taken, that if superintendence results in the chief relinquishing his powers even temporarily, then the jurisdiction of the committee, which is the appointment or removal committee, comes into the play. It's a possible view that the court has taken, and therefore the court has referred the matter to that committee to decide on this issue within 1 week. The government has been directed to convene a meeting of that committee as per the reports which are so far available. The court apparently has strengthened the immunity given to the CBI director in the larger interest of a fair and impartial functioning of the CBI. At the same time, the court has devised an accountability mechanism. This is in accordance with the norms of fair play. And therefore, in accordance with the directions of the court, obviously they will be complied with, and the government would act in the same manner. आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सीबीआई डायरेक्टर ने जो याचिका डाली थी उसके ऊपर आया है। सरकार ने सीबीआई, उसकी विश्वसनीयता, उसकी स्वायत्तता और उसकी प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया था कि जब सीबीआई के 2 बड़े अधिकारी एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जो सीवीसी का रिकमेंडेशन आया था कि जब तक उन आरोपों की जांच ना हो तब तक ये दोनों अपने आप को रिक्यूज करें और लीव पर जाएं। ये सरकार ने ईमानदारी से बोनाफाइड निर्णय लिया था। सीबीआई का जो कानून है उसमें 2 प्रावधान हैं। एक प्रावधान है कि भ्रष्टाचार के साथ संबंधित मामलों में जो सुपरिटेंडेंस का अधिकार है वो सीवीसी को है, और दूसरा प्रावधान है कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति, उसको हटाना या उसको ट्रांसफर करने का अधिकार एक विशेष समिति को है जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। जजमेंट तो हम लोगों ने अभी पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन यह संभव है कि कोर्ट ने यह कहा हो कि दोनों को अगर इकट्ठा पढ़ा जाए, हार्मोनियसली पढ़ा जाए, तो अगर ऐसा सुपरिटेंडेंस का पावर होता है जिसमें सीबीआई का डायरेक्टर अपने अधिकार से कुछ समय के लिए भी वंचित होता है, तो वो कमेटी के सामने जाना चाहिए। इस व्यू से भी अगर सीबीआई की एक संस्था के नाम पर स्वायत्तता और निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ती है तो यह स्वागतनीय है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक अकाउंटेबिलिटी का, जवाबदेही का मैकेनिज्म भी सेटअप किया है, जिसके तहत कहा है कि जितने भी ये तथ्य आए हैं इस केस में, 1 सप्ताह के भीतर सरकार उस कमेटी की मीटिंग बुलाए जो उसके सामने जाएंगे। तो ये एक दोनों को बैलेंस करके सुप्रीम कोर्ट ने व्यू लिया है। जब जजमेंट की डिटेल आएगी सरकार उसका अध्ययन करेगी और उसी हिसाब से सरकार अपनी अगली कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। सर, कोई सरकार के लिए सेटबैक आपको लग रहा है? देखिए, मैं इन शब्दों में नहीं जाता। मैंने आपको, ये एक ऑनगोइंग विषय है। आज ये विषय आरंभ नहीं हुआ, आज ये विषय समाप्त नहीं हुआ, और इसलिए ये कानूनी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को के पूर्ण स्वरूप तक, ताकि इसमें पूर्ण न्याय हो पाए,
कि कौन सा आरोप सच है, कौन सा गलत है। जैसे पहले भी कहा था जिस दिन कार्रवाई की गई थी, सरकार का किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में रवैया नहीं है। सरकार ये चाहती है कि सीबीआई की निष्पक्षता, सीबीआई की विश्वसनीयता बनी रहे। और जब दो बड़े अधिकारियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप थे तो सरकार ने उसी ईमानदारी की नीयत के साथ सीवीसी की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया था। आज उसका एक री इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके अनुकूल सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। Sir, how do you look at the fact that no policy decision can be taken by Mr. Alok Verma? देखिए, I don't go into any further details. Mr. Jaitley, when you had decided to send Mr. Verma on leave, you had said till the CVC inquiry is over, he should be on leave. Now the CVC's inquiry is over. When the committee meets, will the government continue to be on the stand that he should be on leave till? Well, I am not going to give you any stand. The government has no stand on this issue. The CVC itself is an independent organization. The CVC has come to a particular finding, and that finding is already before the Supreme Court. Therefore, whatever this committee has to do will be before this committee. The government, as such, for or against any individual, has no view. Sir, Alok Verma is on the verge of retirement. Do you think meeting of the committee will still be done and it will still... well, I think there is a judgment of the Supreme Court. Why should you speculate anything on that? देखिए, ये कानूनी मामला है और कानूनी मामले में अगर मैं एक वाक्य में कहूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की निष्पक्षता, स्वायत्तता बनाई है और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी खड़ा किया है। तो अरुण जेटली को आप सुन रहे थे। अंकुश श्रीवास्तव जी, आपकी पहली टिप्पणी, क्या एक ये बैलेंस्ड प्रतिक्रिया अरुण जेटली की ओर से आई? उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा पर सवाल उठाना गलत है क्योंकि सीवीसी ने जो सिफारिश की उसी के आधार पर सरकार ने फैसला किया। अरुण जेटली ने जो कहा वो सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री जिस तरीके से अपनी सरकार को बचाते हुए प्रतिक्रिया देता है वैसा ही कहा है। लेकिन एक प्रतिक्रिया मेरे एक पुराने मित्र हैं जिनके साथ हमने 40 साल पहले एक फिल्म देखी थी, ब्लेम इट ऑन रियो। उसका हिंदी अनुवाद तब उन्होंने किया था, अपनी गलती रियो के सर माथे। अभी रियो फिलहाल सीवीसी है, तो अपनी गलती है नहीं है, ये एक रोचक प्रतिक्रिया है, सीवीसी के सर माथे हुई है। और वो सीवीसी अब इस पे आगे क्या कहेगी वो तय बात है कि कुछ नहीं कहेगी वो, लेकिन इसको बहुत बैलेंस तरीके से अरुण जेटली ने अरुण जेटली ने जो कहा उस पर तो कांग्रेस नहीं हंस रही थी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया पर सुरेंद्र जी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आज खुश होंगे ना मेरी प्रतिक्रिया, पहले वो कई बार खुश नहीं होते थे, आज वो खुश होंगे। सुरेंद्र जी, क्या बात है, इतनी मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है? नहीं, देखिए, अंकु जी ने अच्छी बात कही और अंकु जी नहीं है मेरा नाम, अंकु है मेरा नाम। बात होगी, हम और आप दोनों साथ रहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जब कहीं कोई प्रतिक्रियाएं पक्षपातपूर्ण आएंगी तो हमारा आपका विरोध भी होगा। हम एक चीज बहुत स्पष्ट कह सकते हैं कि अंकु जी की बात से हम पूरी तरीके से सहमत, नंबर एक। और नंबर दो, अरुण जेटली जी ने जो अपने सरकार के गाल पर जो तमाचे पड़े हैं उसकी गूंज की जो सुनाई दे रही है उनको, उसको सारी की सारी गूंज को सीवीसी के ऊपर डाल दिया है। सच बात यह है कि कौन सी सीवीसी ने 1 घंटे में काम किया और किस सीवीसी ने कहा था कि रात में 1:30 बजे सत्ता का परिवर्तन करो, यह सीवीसी ने किया या सरकार ने किया, यह बात बता दें। अब सरकार अपना फेस सेविंग फार्मूला ढूंढ रही है, कह रही है कि साहब नहीं, ये तो 30 दिन तक नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे। अरे भाई, ऑनगोइंग निर्णय लेंगे और आखिरी 30 दिन में तो वैसे भी कोई डायरेक्टर नीतिगत निर्णय नहीं लेता। संविधान का पालन अगर वर्तमान सरकार को नहीं करना आता है मीनाक्षी, तो संविधान उसका पालन करवाना जानता है नरेंद्र मोदी जी से, और वो करवाएगा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, अगर संविधान का पालन आपको करना नहीं आता है तो संविधान का पालन कोर्ट करवा देगी, जवाब दें। देखिए, संविधान का पालन बारंबार जो है कांग्रेस के गाल पर तमाचा मारते हुए सरकार और सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय ने कब निश्चित की? जब लगातार कांग्रेस ने सीबीआई के डायरेक्टर को तोता और तोता से भी दुर्गति करने वाली स्थिति पैदा की। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने ही तय किया कि भाई डायरेक्टर सीबीआई का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसका टेन्योर क्या होगा। और सीवीसी की सिफारिश पर जब सरकार ने एक फैसला किया छुट्टी पर भेजने का, उस छुट्टी पर भेजने के संदर्भ में जो ग्रे एरिया था, जिस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई जो है अभी तक दिशा निर्देश नहीं था, उस संदर्भ में एक निर्णय लिया गया। आज जो है उस कानूनी प्रक्रिया का पर एक अपनी तरफ से सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि छुट्टी पर भेजने का निर्णय भी वो
नियुक्ति समिति ने लेना चाहिए, चयन समिति ने लेना चाहिए, तो चयन समिति के पास तो विषय जा रहा है। यानी इस सतीश जी बात को लेकर यदि कांग्रेस प्रसन्न हो ले रही है, यानी सतीश जी भले ही जैसा कि ये कह रहे सुरेंद्र राजपूत, तमाचा तो था ही, लेकिन साथ साथ आंसू भी तो पहुंच दिए। नहीं, देखो इसमें एक चीज आज बड़ी क्लियर होगी कि केंद्र में जब जब चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कहीं ना कहीं बीजेपी की साख को बट्टा लगता है। और ये बात सिद्ध हो चुकी है, देश की जनता इस बात को जान चुकी है कि सीबीआई बीजेपी की साख को झटका लगता है, कांग्रेस की साख को झटका नहीं लगता है। आप देखो ना कि कहीं ना कहीं सीबीआई के ऊपर राजनीतिक दबाव होता है। और आज का ये निर्णय जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में एक बड़ा क्लियर कट रखा कि बीजेपी को कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव से मुक्त किया है। क्योंकि अभी आप 2 दिन 4 दिन पहले सीबीआई की कार्रवाई को देख करके ये तो सच है कि इस देश में दिल्ली के ऊपर हमेशा इन जांच एजेंसियों का प्रयोग अपने विपक्षियों के खिलाफ हमेशा करते हैं। तो आज ये क्लियर है। और मेरे हिसाब से आलोक वर्मा जी की जो वापसी है, इसमें सीबीआई अगर एक संस्था के रूप में जीत है और सरकार की कहीं ना कहीं ये हार है। नावेद सिद्दीकी जी, समाजवादी पार्टी इसे सरकार की हार के तौर पर देख रही है क्या? क्योंकि अगर आलोक वर्मा को वापस बुला लिया गया है तो उसे टूथलेस टाइगर कहा जाएगा, क्योंकि शक्तियां उनके पास नहीं है। देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है कि हम कौन होते हैं कहने वाले। देश के जो हालात थे, जिस तरह से संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी तरह अगर आप देखिए तो 4 जजों ने आकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही कर दी थी कि न्यायपालिका को किस तरह बचाने की जरूरत है और देश में क्या हो रहा है। स्थिति साफ थी, बिल्कुल एकदम रास्ता उन्होंने दिखा दिया था कि देखिए ये हालात देश के हो गए, जनता ने देख लिया। अब उसके बाद देखिए जिस तरह से अभी मैं सुन रहा था कि कई लोगों ने ये कहा कि सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है और कर रहे हैं अक्सर लोग, तो ये अभी मैं सुन रहा था। तो देखिए ऐसा है कि अभी आप हाल ही का एपिसोड अगर ले लीजिए सर, मुझे ब्रेक के लिए जाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, संक्षेप में अखिलेश यादव जी 4 तारीख को अखिलेश यादव जी आदरणीय मायावती जी से मिलते हैं और 5 तारीख को इस तरीके की एक नोटिस आ जाती है सीबीआई की। ये बताइए ये क्या है? ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो देखिए कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा, यानी नावेद सिद्दीकी जी, आप ये कह रहे हैं चाहे सत्ता में कांग्रेस हो या फिर हो बीजेपी, सीबीआई तोता बनकर रह गई है।